हेलो गाइस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर विच इज़ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। ठीक है, तो पहले आप कुछ बेसिक फैक्ट की बात करते हैं। ठीक है ना, कुछ बेसिक चीज़ें पता करते हैं कि आखिर कैसे क्या होता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे इतनी सारी आपको वैरायटी मिल जाएंगे ऑर्गेनिजम्स की, मतलब हद नहीं है। इतनी इतने आप छोटे से छोटा, अगर आप में मच्छर जो मक्खी या कोई बैक्टीरिया भी बोलो, कि छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़े से बड़े ऑर्गेनिजम्स, आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं कि डाइवर्स वैरायटी के वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूँ तो हम जैसे देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करता हूँ कि ना, हम जैसे बोलते हैं ना कि सबसे पहले सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स आए, फिर और वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते चले गए, जैसे कि हम इवोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अब हम नॉर्मली जो अगर बात करें लिविंग के लिए, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं हम, वो बहुत सारे लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी एट वेरियस लेवल्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वेरियस लेवल्स पे किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है, जैसे देखिए, आप लोग जानते हैं, जैसे यहाँ मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, किस तरीके से जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अलग अलग लेवल पे देखने को मिलती है। जैसे देखिए, आप लोग सब पढ़ के आए हैं 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, तो उसमें आपने देखे थे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक अपन जानते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। फिर आप लोग जानते हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स बल्कि क्या बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं। अब सेल से देखिए, आप सेल के बाद आप भी जानते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स आप बोलते आ रहे हैं टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ का ग्रुप आप लोग जानते हैं ऑर्गन्स बोलते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम अल्टीमेटली मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गया। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अगर मिल जाएंगे तो ये क्या बना देंगे, एक पॉपुलेशन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए पॉपुलेशन, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में मैंने बता दी इतनी पॉपुलेशन है, तो उसको हम कम्युनिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है, उसको मैंने क्या बोल दिया, कम्युनिटी। और कॉम्प्लेक्स हो गया। और वो अगर मान लीजिए बहुत सारी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, एक बहुत बड़े एरिया में, तो आ गया आपका इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम आ गया। अब इकोसिस्टम के बाद फाइनली हम जो बोलते हैं दैट विल बी बायोम। ठीक है, जहाँ पे आपके एबायोटिक बायोटिक फैक्टर सब एक साथ रहते हैं, वो पूरा अपना लाइफ साइकिल ना पूरा रहता है, उनकी लाइफ जो है अपनी वो स्पेंड करते हैं। तो आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी कितने लेवल्स पे, मतलब बहुत सारे लेवल्स पे कॉम्प्लेक्सिटी मिली। हमने मैक्रोमोलिक्यूल से शुरुआत की थी, देखिए कितने सारे हम लेवल पे लेकर गए इस कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम बात करें जैसे इकोलॉजी की। ठीक है, तो अब मैं बेसिकली आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए कैसे एक ऑर्गेनिज्म भी बनाना होता है, तो छोटी से छोटी चीज़ से हम शुरू करते हैं और कितना एडवांस में लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब इसी से अब मैं सबसे पहले, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, इकोलॉजी मतलब क्या है, एक सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली इकोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये करता क्या है, इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जो कि स्टडी करता है। देखिए, जो भी आप है ना, जो भी पर्टिकुलर मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसका वो इंटरेक्शन बताता है कि ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ कैसा है। ठीक है, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्या स्टडी करता है, विच जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, विच स्टडीज़ दी जो इंटरेक्शन है, लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन देखा जाता है इसमें, इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब एक तो ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन हो गया किससे, विद इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट से, प्लस है ना, लिविंग का लिविंग के साथ भी तो देखा जाएगा ना कि किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अगर दो लोग जो हैं वो कैसे आपस में तालमेल बिठा के एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कोई हर्बीवोर है कोई कार्निवोर है, तो वो किस तरीके से आपस में उनका इंटरेक्शन कैसा है, तो इंटरेक्शन अमॉन्ग organisms with its physical environment and interaction among organism and organism। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, और ऑर्गेनिज्म और उसका फिजिकल एनवायरनमेंट जो भी उसका एबायोटिक एनवायरनमेंट है, उसके उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, तो इस ये हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज इकोलॉजी। और हम जो भी बात कर रहे हैं कि देखिए ऑर्गेनिज्म, ये जो हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं कि जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ है, कुछ भी है, जो भी आज हम बात कर रहे हैं, वो सब किस लेवल पे, कितने कॉम्प्लेक्स लेवल पे आगे जाके बनी है। ठीक है, अब जैसे अब इकोलॉजी की, अब क्योंकि मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो हम बायोलॉजिकल जो इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, जो भी हम इकोलॉजी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो हम टोटल 4 लेवल्स पे करते हैं। ठीक है, जो भी मैं इकोलॉजी का आपको अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, वो 4 लेवल पे, जैसे आप चैप्टर का नाम देख रहे होंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस हैं, तो देखिए वो जो 4 लेवल होंगे वो कैसे होंगे, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, ठीक है, पॉपुलेशन के लेवल पे, भाई एक तो सिंगल ऑर्गेनिज्म के लेवल पे अपन बात करेंगे किस तरीके से एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो है ना अपने आसपास के ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से है ना इंटरेक्शन बना के रखता है, या कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन रखता है। फिर हम एक पॉपुलेशन की बात करेंगे कि पूरा एक ग्रुप,
ठीक है, मतलब कुछ लोगों का, जैसे 15-20 जनों का एक ग्रुप किस तरीके से अपने आप को एग्जिस्ट करवाता है, किस तरह से वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब पॉपुलेशन के बाद हम बात करेंगे कम्युनिटी की, ये और बड़े लेवल पे हो गया। ठीक है, एंड लास्टली बायोम्स, ये भी ये सबसे बड़े लेवल पे हो गया। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन लेवल, फिर कम्युनिटी लेवल एंड फिर बायोम्स लेवल। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी हमने ये 4 लेवल में इनको, जो भी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ है उनको हमने क्लासीफाई किया है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अब फर्स्ट हम जो बात करेंगे दैट विल बी ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट के, किस तरीके से अब ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। देखिए अब होता क्या है, जो अब इकोलॉजी की हम इकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, किस लेवल पे, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे। देख रहे हैं हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, मैंने बोला इकोलॉजी को हमने 4 लेवल में डिवाइड कर दिया कि एक तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे पढ़ूंगा मैं, एक पॉपुलेशन लेवल पे, एक कम्युनिटी लेवल पे और एक बायोम्स के लेवल पे। तो अब इकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म लेवल पे, एट ऑर्गेनिज्म लेवल। तो ये क्या हुई, इसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अगर ऑर्गेनिज्म के लेवल पे बात चल रही है तो इट इज़ नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि देखिए कैसे अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सराउंडिंग से अडेप्टेड हैं, कि किस तरीके से उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो चेंज होते हैं, या किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, अपने फूड कैसे लेते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो उसके बेसिस पे कि हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, किस तरीके से अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं दीज आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, अपने सराउंडिंग से किस तरीके से अडेप्टेड रहते हैं, किस तरीके से को एग्जिस्ट करते हैं सराउंडिंग के हिसाब से, कि सराउंडिंग में जैसी भी कंडीशंस है। ठीक है ना, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कम है, रेनफॉल ज़्यादा है, कम है, अलग अलग तरह की कई तरह की चीज़ें हो सकती है जो हम अभी बात करने जा रहे हैं आगे। ठीक है, प्लस मैंने क्या बोला, अपना इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि अपना सर्वाइवल के लिए भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये जितनी भी इंटरेक्शंस हम पढ़ रहे हैं, ये अडेप्टेशंस पढ़ रहे हैं, ये इसका सोल पर्पस क्या है कि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल करना है। ठीक है, अब सर्वाइवल करेगा तो फिर वो आगे ये भी जाएगा कि भाई उसकी आगे की जनरेशंस भी है, एंड रिप्रोडक्शन। तो इसलिए हमने क्या बोला कि अगर ऑर्गेनिज्म लेवल पे आप इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसको आप बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ठीक है, अब ये जो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे इकोलॉजी की, अल्टीमेटली इसमें हम 2 वेरिएशंस की बात करते हैं। तो टेम्परेचर के वेरिएशंस की बात करते हैं, ठीक है, और एक हम बात करते हैं एनुअल प्रेसिपिटेशन, एनुअल रेनफॉल। ठीक है, कि कितनी एनुअल रेनफॉल हो रही है पर्टिकुलर उस एरिया में जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है। तो इन 2 टर्म्स में हम अल्टीमेटली बात करने जा रहे हैं। और ये जो 2 हैं, ये जो 2 फैक्टर हैं, मेनली ये जो 2 फैक्टर हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स। ठीक है, अब बायोम्स कैसे, देखिए बायोम्स अभी क्या होते हैं ये भी बताता हूँ मैं आपको, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो टेम्परेचर का वेरिएशन और जो रेनफॉल का वेरिएशन, ये 2 फैक्टर्स है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग बायोम्स बनाने के लिए। जैसे कि डेजर्ट हो गया, डेजर्ट में आप लोग जानते हैं टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात को बहुत ठंडा होता है, और वहाँ बारिश ना के बराबर होती है, तो डेजर्ट हो गया, ये एक बायोम है। ठीक है, इसके अलावा रेन फॉरेस्ट भी एक बायोम है। ठीक है, टुंड्रा भी एक बायोम ही है। तो ये अलग अलग तरह के बायोम्स को बनाने के पीछे किसका रोल होता है, टेम्परेचर और एनुअल रेनफॉल का। ठीक है, अब बायोम क्या होता है एग्जैक्टली, अगर मैं बायोम को डिफाइन करूँ तो एक ये बहुत लार्ज रीजन हो गया, अ लार्ज रीजन ऑफ अर्थ। ऑब्वियसली अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम बोलते हैं, क्योंकि अब मैं इसको सबसे लास्ट में लेके गया हूँ, उसका मतलब ये सबसे बड़ा हिस्सा है अर्थ का, दैट हैज़ सर्टेन क्लाइमेट। ऑब्वियसली बात है उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ पर्टिकुलर क्लाइमेट की कंडीशंस, सर्टेन क्लाइमेट देखने को मिलेगा आपको, एंड ठीक है उसके अकॉर्डिंग, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अल्टीमेटली बायोम क्या हो गया, बायोम आप ये कह सकते हैं कि एक लार्ज रीजन हो गया अर्थ का। ठीक है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लाइमेट देखने को मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं इकोसिस्टम में आप लोग को जब पढ़ाऊंगा तो आप ये मान सकते हैं जो इकोसिस्टम होता है वो बायोम का एक छोटा वर्जन है। ठीक है, जैसे आज हम लोग देखते हैं जो हम जू में जाते हैं, या हम जो है ना आपके बायोलॉजिकल पार्क वगैरह हो गए उनमें जाते हैं, तो उनमें आप क्या देखते हैं, एनिमल्स वगैरह। तो आप उसको एक छोटा वर्जन कह सकते हैं जंगलों का। जैसे जंगल में है ना जो एनिमल्स होते हैं वो आराम से कहीं तक भी घूमते हैं, खाते हैं, अपने हिसाब से पूरा रहते हैं। जू में क्या करते हैं वो लोग, या बायोलॉजिकल पार्क्स में क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स में सॉरी, वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग यही तो करते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर एक जगह दे देते हैं कि इतने एरिया में ही आपको रहना है, इसी में आपको जो है आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, खाना वाना सब करना है, और थोड़ा सा आर्टिफिशियल, तो मतलब छोटा ऐसा वर्जन बनाते हैं। जैसे एक्वेरियम देख लीजिए, एक्वेरियम में क्या होता है, एक्वेरियम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी मछलियाँ मिलेगी और नॉर्मल तालाब वगैरह में मिलेगी, तो एक्वेरियम एक छोटा वर्जन हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से बायोम जो है सबसे बड़ा वर्जन है।
ठीक है, लार्ज रीजन ऑफ अर्थ दैट हैज सर्टेन क्लाइमेट, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जो हर एक बायोम में कुछ रीजनल और कुछ लोकल वेरिएशंस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब अलग अलग तरह की वेरिएशंस आपको देखने को मिलती है विद इन ईच बायोम। ऑब्वियसली बात है, हर बायोम में कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगी, तभी तो इवोल्यूशन भी होता है। ठीक है, अगर वेरिएशंस नहीं होगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो अब ये जो इतने वेरिएशंस देखने को मिल रही है, इससे क्या हो रहा है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स। ठीक है, वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स। अब क्योंकि इतनी वेरिएशंस हो रही है तो क्या बन रहे हैं, अल्टीमेटली हैबिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि अब वो बायोम्स हैं, ठीक है, अब वो बड़े बड़े एरियाज़ हैं, अब उनमें ऑब्वियसली बात है बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या डेवलप हो रहे हैं, आपके हैबिटेट आपको देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं, देखिए हैबिटेट मतलब एक पर्टिकुलर छोटा एरिया हो गया जहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब नॉर्मली देखिए आप जानते हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन है या फेवरेबल पूरा वेदर है, क्लाइमेट है, जगह है, तो ऑब्वियसली बात है लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन अनफेवरेबल में भी करती है। अगर हम ये बोलते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस में लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है अनफेवरेबल में भी तो करते हैं। जैसे कि राजस्थान का डेजर्ट ले लीजिए, अभी जो डेजर्ट है ये कौन सा फेवरेबल है, नहीं है फेवरेबल, पर यहाँ पर फिर भी आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। माउंटेन्स ले लीजिए, माउंटेन्स पे इतनी ठंड पड़ती है ना, वो भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, पर वहाँ फिर भी ऑर्गेनिजम्स रहती हैं। पोलर रीजन्स जहाँ पे एकदम बर्फ़ और सिर्फ स्नोफॉल, और वहाँ पर भी आप देखते हैं कितने ऑर्गेनिजम्स वहाँ रहते हैं। थर्मल स्प्रिंग्स, मतलब जहाँ का टेम्परेचर पानी का इतना ज़्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस तक है पानी का टेम्परेचर, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो मतलब जो आपका जो लाइफ है वो फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों जगह पे आपको एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब ये जो हम अलग अलग तरह के हैबिटेट्स हमने बनाए और ये जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, इनके लिए की एलिमेंट्स क्या हैं, मतलब आखिर कुछ तो होगा ना जिसके बेसिस पे ये लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो हम जैसे अभी मैंने आपसे बात की थी कि इंटरेक्शन हम किसका देख रहे हैं, सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट से अगर बात करें तो क्या, एक तो टेम्परेचर। ठीक है, की एलिमेंट्स क्या हैं जिसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि इतने सारे हैबिटेट्स बन रहे हैं। तो टेम्परेचर हो गया कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वाटर है नहीं है, कितनी रिक्वायरमेंट है, वहाँ का सॉइल कैसा है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं खेती बाड़ी की, अगर हम बोलते हैं कि भाई खाने के लिए तो खाना कहाँ से, सॉइल से ही आएगा, तो सॉइल कैसा है, लाइट कितनी आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, लाइट का भी डिपेंडेंट। तो ये 4 फैक्टर्स, ये मेजर ए बायोटिक फैक्टर्स हैं ये 4, जो कि डिपेंड, जिसके ऊपर ये इतने सारे हैबिटेट जो हैं जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है कि हाँ, जो हैबिटेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है, कि इनका अमाउंट कितना है, कैसा है, जिसके बारे में एक एक के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। इनके अकॉर्डिंग ये पूरी बात होती है। ठीक है, अब सिर्फ यही नहीं, ऑब्वियसली ये तो ए बाई टी फैक्टर्स हो गए। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म के बीच का भी तो है, मैंने बताया 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच का जो इंटरेक्शन है वो, और ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल एनवायरनमेंट। अब अगर ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूँ तो बायोटिक कंपोनेंट्स पे भी तो डिपेंड करता है ना। बायोटिक कैसे, कि पैथोजेंस वहाँ पे कौन कौन से हैं नहीं हैं। ठीक है, पैथोजेंस हो गए, पैरासाइट्स वगैरह हो गए। ठीक है, प्रीडेटर्स कितने हैं नहीं है। ठीक है, प्रीडेटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हम जैसे जैसे इकोलॉजी में आगे पढ़ेंगे आप लोग देखेंगे कि प्रीडेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स, ठीक है ना, कॉम्पिटिटर्स है कि नहीं है। अब ये सारे के सारे जो हैं ये कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं। मैंने बताया ना, जो इनका जो इंटरेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। जो इन लोगों का इंटरेक्शन है, ये बायोटिक का, ए बायोटिक का, इनका इंटरेक्शन अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि कौन सा हैबिटेट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट आ गया। अब जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो अब हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, अब हम एक टर्म की बात करने जा रहे हैं अल्टीमेटली, उस टर्म का नाम है निच। ठीक है, निच बोलते हैं इसको। ठीक है, NICHE। अब देखिए इसमें होता क्या है, ठीक है, इसकी डिफाइन आप किस तरीके से करें, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी एक पर्टिकुलर एबिलिटी होती है कि इतने से ज़्यादा वो टेम्परेचर को एग्जिस्ट नहीं करेगा, या कोई भी कंडीशन ले लीजिए, टेम्परेचर हो गया या मान लीजिए कोई भी सराउंडिंग कंडीशन, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही वो सहन कर सकता है। जैसे अपन लोग ले लो, अपन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही सहन कर सकते हैं। अगर ये गर्मी 50 डिग्री है, अपन बहुत बुरी हालत हो जाती है। अगर ये 60, 70, 80 हो गए तो अपन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ईच ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट each organism can tolerate a defined range ऑफ कंडीशंस। ऑब्वियसली बात है, एक पर्टिकुलर रेंज की कंडीशंस को ही टॉलरेट कर सकते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, उस रेंज से ना तो ज़्यादा ना कम, उस पर्टिकुलर रेंज में ही वो लोग डिफाइन उस कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसी रेंज में अगर कंडीशंस उस रेंज में है तो ही वो क्या करेंगे, अपना रिसोर्सेज को डिराइव करेंगे। ठीक है, जो नरिशमेंट है वो अपना लेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन लेंगे उसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, उसी कंडीशंस के अंदर कि हाँ अगर टेम्परेचर इतना है तो इसी टेम्परेचर के अंदर वो लोग बाहर जाएंगे, अपना खाना लेके आएंगे। ठीक है, और उसी पर्टिकुलर रेंज में
वो लोग एक फंक्शनल रोल करेंगे, ठीक है, इन इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, जो भी उनका इकोलॉजिकल सिस्टम में एक पर्टिकुलर रोल है वो भी ये उसी पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर ही करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए आज हम देखते हैं कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर में बात करूँ तो देखिए 25 से जो 35-40 डिग्री का जो टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर के अंदर अपन लोग नॉर्मली घर से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, इसी टेम्परेचर में नॉर्मली जो दुकानदार या जो भी लोग होते हैं वो अपने काम पे जाते हैं। ठीक है ना, जो भी उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है, आप लोग के जो भी है ना फादर हो गए या जो भी हो गए, वो लोग सबका कंट्रीब्यूशन इसी पर्टिकुलर टाइम पे कि हाँ हम करें। ऑब्वियसली बात है एडवर्स कंडीशंस में भी जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर इस कंडीशन में ही, ठीक है ना, आप लोग पसंद करते हैं। तो वही वाली बात है, ऑर्गेनिजम्स की मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, कोई भी एनिमल की मैं बात कर लूँ तो देखिए अगर कंडीशंस उसकी फेवरेबल होगी तभी वो अपना खाना लेने जाएगा, उसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर वो अपना इकोलॉजिकल सिस्टम में अपना रोल परफॉर्म करेगा। तो ये जो होता है इसको पर्टिकुलर बोलते हैं निच। ठीक है, दिस इज नोन एज निच। ईच ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ कंडीशंस में ही टॉलरेट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ना इससे कम कर सकता। तो ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा निच की डिफाइन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मेजर ए बायोटिक फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, मेजर ए बायोटिक फैक्टर्स, उसमें जैसे अगर हम सबसे पहले की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट आता है किसी भी जगह का टेम्परेचर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, किसी भी जगह का टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना, किस तरीके से है टेम्परेचर। तो अब उसकी बात करते हैं। देखिए, तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट फैक्टर, क्योंकि हम इकोलॉजी की बात करें तो उससे इकोलॉजी से रिलेवेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो एवरेज टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, जो भी एवरेज टेम्परेचर होता है लैंड का, ठीक है, वो आप जानते हैं वो वेरी करता है। ठीक है, सीज़न के अकॉर्डिंग वेरी करता है, वेरीज सीजनली। जैसे आप भी जानते हैं गर्मी में कितना टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, सर्दियों में वही टेम्परेचर कम हो जाता है। तो सीज़न के हिसाब से वो टेम्परेचर वेरी करता है। प्लस अगर अपन इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है, आप लोगों ने पूरा अर्थ का वैसे देखा होगा इस तरीके से कि ठीक है ना, ये पोल्स हो गए, यहाँ पे इक्वेटर हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखिए इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, और मान लीजिए आप अगर मान लीजिए जा रहे हैं कि नॉर्मली जो आपका लैंड जो है नॉर्मल लैंड है, वहाँ से आप जा रहे हैं अगर माउंटेन टिप्स पे, तो आप ऑब्वियसली बात है आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि टेम्परेचर का ऊपर नीचे होता है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे आज अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का टेम्परेचर ले लीजिए और आप शिमला साइड जाए तो वहाँ का टेम्परेचर ले लीजिए, तो काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। प्लस सीजनल फ़र्क भी होता ही है। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग भी जानते हैं अच्छे से कि पोलर एरियाज़ में कैसा हो गया, 0 से -डिग्री में भी टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, जबकि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हो गए हमारे ट्रॉपिकल डेजर्ट हो गए, उसमें 50 डिग्री से ज़्यादा का भी टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है इन समर्स। ठीक है, जैसे हमारे होता ही है। ठीक है, अब ये जो होते हैं जैसे कि कुछ थर्मल स्प्रिंग्स मैंने अभी आप लोगों को बताए थे, जो थर्मल स्प्रिंग्स वगैरह हो गए। ठीक है, प्लस एक डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ठीक है, अगर आप लोग कभी मतलब अगर आप लोगों ने सुना हो, आप लोगों ने 11th में पढ़ा भी होगा जब आपने आर्की बैक्टीरिया पढ़े होंगे, कि जो एकदम सी के जो एकदम डेप्थ में अगर बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत कम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, कुछ आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो कि सर्वाइव करते हैं। ठीक है ना, वहाँ का टेम्परेचर जो होता है थर्मल स्प्रिंग्स वगैरह का, इनका 100 डिग्री सेल्सियस को भी एक्सटेंड कर जाता है, एक्सीड कर जाता है यहाँ पर भी, लेकिन लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो मैंने बात की कि टेम्परेचर किस तरीके से वेरी कर रहा है। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा हाई एल्टीट्यूड्स पर अलग, ट्रॉपिकल रीजन्स में अलग, ठीक है, सीजन के हिसाब से अलग। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए सिग्निफिकेंस ये है, जैसे देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंगो ट्री, अभी हम आम के सीज़न की बात कर लेते हैं, मैंगो ट्रीज़ की बात कीजिए। देखो ये जो टेम्परेट कंट्रीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कनाडा हो गया, कनाडा एंड जर्मनी, यहाँ पे मैंगो ट्रीज़ ग्रो नहीं करती, ये जो है यहाँ पे ग्रो नहीं करती है। ठीक है ना, तो अब देखिए अब ये क्यों, क्योंकि टेम्परेचर नहीं मिल पाता उनको, कनाडा और जर्मनी में वो पर्टिकुलर जो इनको टेम्परेचर चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो ये देखिए टेम्परेचर की सिग्निफिकेंस आई। इसके अलावा जैसे कि देखिए स्नो लेपर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो स्नो लेपर्ड्स आपको कभी भी केरला के फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे। स्नो लेपर्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है जहाँ पे स्नो वगैरह देखने को मिलेगी, केरला के फॉरेस्ट में आपको स्नो लेपर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। एक फ़िश होती है टूना फिश, ठीक है, ये जो टूना फिश होती है ये आपको मतलब ट्रॉपिकल जो लेटीट्यूड्स होते हैं ना ओशन के अंदर, ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स होते हैं वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो वही वाली बात है ना, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने पर्टिकुलर जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं जिस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उनका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैंगो ट्रीज देखिए सर्वाइव ही नहीं कर सकती कनाडा जर्मनी में, क्योंकि वहाँ पे वो टेम्परेचर उनको मिलेगा ही नहीं। तो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट फैक्टर है, इसीलिए मैंने बोला था कि टेम्परेचर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर।
कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत अच्छी खासी रेंज का टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, जैसे जैसे कि मान लीजिए वो जीरो, कुछ ऑर्गेनिज्म, अब मैं अगर आपको बताऊं जैसे ह्यूमंस की बात करूं तो हम लोग नॉर्मली 15 डिग्री टेम्परेचर में भी रह लेते हैं, ठीक है, 15 से लेकर 40 डिग्री टेम्परेचर में हम अच्छे से रह लेते हैं कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना, पसीना बाहर निकलता है, ठीक है ना, और अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं। पर अल्टीमेटली हम ऐसे क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। अब एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारा देखिए टेम्परेचर रेंज कितना आ गया कि हम 15 से लेके 40 या 45 भी ले लीजिए, 45 डिग्री तक हम बहुत आसानी से रह लेते हैं। तो मतलब हम टॉलरेट कर लेते हैं एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक अच्छी खासी रेंज को टॉलरेट कर लेते हैं कि कम से कम के अकॉर्डिंग कम कर लेते हैं, ज़्यादा के अकॉर्डिंग ज़्यादा कर लेते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम बोलते हैं यूरी थर्मल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूरी थर्मल, जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं। अब लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो टेम्परेचर के साथ बदल जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं टू दी नैरो रेंज, मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर को नहीं सर्वाइव कर पाते, बहुत ही कम टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिजम्स हो गए वो सिर्फ 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे टेम्परेचर है वहीं एग्जिस्ट करेंगे। ये 20 का अगर 18 भी हो गया तो नहीं करेंगे, ये 27 भी हो गया तो नहीं करेंगे। अब देख रहे हैं इनका जो रेंज है टेम्परेचर जहाँ पे एग्जिस्ट करने का, सर्वाइव करने का रेंज मात्र 5 डिग्री सेल्सियस है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ही नैरो रेंज तक रेस्ट्रिक्टेड है ना ये लोग, जो इनकी जो रेंज आ रही है टेम्परेचर को टॉलरेट करने की वो बहुत कम है। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को आप क्या बोलेंगे, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को आप बोलते हैं स्टीनोथर्मल, ठीक है। यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ जो थर्मल टॉलरेंस है अलग अलग स्पीशीज़ की, ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे हैं जो थर्मल टॉलरेंस है, ये जो थर्मल टॉलरेंस है जो ये मैं बोल रहा हूँ कि हाँ कितना टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर सकते हैं, ज़्यादा या कम, ठीक है ना, अलग अलग स्पीशीज़ की होती है, ये अलग अलग होती है, ठीक है। अभी क्योंकि ये अलग अलग स्पीशीज़ की अलग अलग होती है तो ये क्या डिटरमाइन करती है, ये हेल्प करती है टू डिटरमाइन, ठीक है, देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया आप लोगों को मैंगो के बारे में, मैंने बताया कि कनाडा जर्मनी में नहीं ग्रो कर सकते, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा ये कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं, कि वहाँ उसको जिस तरह का इस तरह का टेम्परेचर कहाँ होगा जहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो थर्मल टॉलरेंस है कि कितना ये लोग टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है कोई भी स्पीशीज़, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि वो स्पीशीज़ जो है वो आपको पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ वैसा टेम्परेचर होगा वहाँ वहाँ चांस है कि वो स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये हो गई हमारी बात टेम्परेचर के ऊपर। बाकी जो ये वाइटी फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।